नमस्कार। द सोलेंस परिवार में मैं शंकर पांड्या सभी भाई बहनों का रोज की तरह आज भी स्वागत करता हूं। उम्मीद के साथ कि बहुत अच्छे होंगे, पढ़ाई लिखाई भी बहुत शानदार तरीके से सबकी चल रही होगी। टॉपिक शेरशाह की हम लोग बात कर रहे थे और शेरशाह के अंतर्गत एक बहुत ही महत्वपूर्ण सब टॉपिक निकल करके आता है प्रशासन, अर्थात शेरशाह का प्रशासन या फिर इसे सूर प्रशासन के तौर पे भी हम जानते हैं। जब भी प्रशासन की बात आती है तो निश्चित रूप से आप फोकस आपका दिमाग करता है मौर्य प्रशासन पे, गुप्त प्रशासन पे, चोलों का प्रशासन कैसा था, मुगल प्रशासन कैसा था, शिवाजी का प्रशासन कैसा था। लेकिन शेरशाह तो हम बचपन से सुनते चले आ रहे हैं, लेकिन शेरशाह का प्रशासन तंत्र कैसा था इस बात पे हमारा ध्यान उतना आकृष्ट नहीं होता है और एक विस्मृत स्थिति रहती है शेरशाह के प्रशासन को लेकर के। तो इस टॉपिक की अपनी अलग महत्ता है, बहुत ही महत्वपूर्ण सब टॉपिक है और आज इस क्लास को इस उद्देश्य से ही, क्योंकि अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, एक प्रश्न सारी परीक्षाओं में मिलता ही है, तो इस क्लास को आज हम लोग पब्लिक कर रहे हैं। निश्चित रूप से आज जो भी सारे लोग इस क्लास को देखेंगे, एक प्रश्न उनका निश्चित रूप से अगली परीक्षा के लिए तैयार होगा। तो बहुत ही ध्यान से इस टॉपिक को मेरे साथ पढ़ेंगे और सारी की सारी चीजों को मैं बोर्ड पे नोट करूंगा और आप अपने स्तर पे इन सारी चीजों को नोट करने का प्रयास करेंगे। चीजों को एक बार अगर आपने समझ लिया, मेरा तरीका ऐसा है कि क्लास पढ़ते पढ़ते ही चीजें याद कैसे हो जाए उस पर प्रयास करता हूं, उस तरीके को अपनाता हूं। शुरुआत करेंगे। ये जो शेरशाह के प्रशासन की बात हो रही है, तो पहले तो यही दिमाग में निकल करके आता है कि जो शेरशाह है ना, वह शेरशाह दिल्ली सल्तनत और मुगल साम्राज्य के बीच एक कड़ी के रूप में देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि निश्चित रूप से इस बात की जानकारी है आपको कि दिल्ली सल्तनत का पतन होता है। दिल्ली सल्तनत का पतन होता है, कैसे पतन होता है? क्योंकि बाबर आ जाता है, अंतिम दिल्ली सल्तनत के राजवंश लोदी वंश को, उसकी सत्ता को समाप्त करता है। अंतिम जो लोदी वंश का शासक रहा इब्राहिम लोदी, उसको पराजित करता है। इसके बाद भारत में मुगल साम्राज्य की, मुगल राज्य की स्थापना बाबर के द्वारा होती है। लेकिन बाबर की मृत्यु जल्दी ही हो जाती है, फिर हुमायूं शासक बनता है और हुमायूं को पराजित कर दिया शेरशाह ने और शेरशाह के साथ ही भारत में सूर साम्राज्य की स्थापना होती है। सूर साम्राज्य, ये जो सूर साम्राज्य है, निश्चित रूप से इस बात की जानकारी होगी आपको कि यह अफगान मूल का राजवंश था। अफगान मूल का यह राजवंश था। क्यों? क्योंकि शेरशाह अफगानी व्यक्ति रहा। इसका मूल ओरिजिन अफगान से जुड़ता है। यहां पे आपको निश्चित रूप से पता होगा कि ये जो लोदी वंश है, लोदी काल है, जिसमें इब्राहिम लोदी को हराता है बाबर, लोदी वंश भी अफगान मूल का ही राजवंश था। अफगान मूल का ही राजवंश था। तो एक प्रश्न बनता है कि भारत में, भारतीय इतिहास में प्रथम अफगान राज्य कौन सा था? तो प्रथम अफगान मूल का राज्य या राजवंश लोदी वंश था या लोदी काल था। जबकि द्वितीय अफगान मूल का राजवंश कौन सा था? तो आप कहेंगे शेरशाह के द्वारा जो सूर वंश की स्थापना होती है, वह भारत में द्वितीय अफगान मूल का राजवंश था। एक तो यह बात क्लियर हुई। दूसरी बात कि यह जो बाबर है, तो बाबर भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना करता है, मुगल साम्राज्य की स्थापना करता है। लेकिन हुमायूं को जब पराजित कर देता है शेरशाह, और शेरशाह के बाद इस्लाम शाह, सिकंदर शाह, फिरोज शाह, आदिल शाह जैसे अलग से सूर वंश में कुछ राजा शासक देखने को मिलते हैं। हुमायूं कमबैक करता है और मच्छीवाड़ा, सरहिंद, मच्छीवाड़ा और सरहिंद
का युद्ध जीतने के बाद हुमायूं पुनः शासक बन जाता है। लेकिन हुमायूं की जैसे ही मृत्यु होती है, हुमायूं की जैसे ही मृत्यु होती है तो कौन आ जाता है? हेमू ने। हेमू जो कि भारतीय था, हरियाणा के रेवाड़ी का रहने वाला एक व्यापारी मूल का व्यक्ति था। हेमू ने दिल्ली और आगरा पर कब्जा कर लिया। हेमू ने दिल्ली और आगरा पर कब्जा कर लिया। विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला अंतिम हेमू भारतीय राजा हुआ। हेमू को पराजित करता है कौन? अकबर पराजित करता है। हेमू को कौन पराजित कर रहा है? अकबर पराजित कर रहा है पानीपत के दूसरे युद्ध में 1556 में। तो यहां पे अकबर को लेकर के एक तथ्य निकलता है कि भाई बाबर मुगल साम्राज्य की स्थापना कर रहा है। मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर के द्वारा हो रही है। लेकिन ठीक वैसे ही जैसे अफगान मूल का प्रथम राज्य लोदी वंश का राज्य था, द्वितीय अफगान मूल का शेर शाह के द्वारा देखने को मिल रहा है, वैसे ही मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर कर रहा है। मुगल साम्राज्य की पुनर्स्थापना कौन कर रहा है? तो मुगल साम्राज्य की पुनर्स्थापना अकबर के द्वारा अर्थात पानीपत के दूसरे युद्ध में देखने को मिलता है। यह क्रोनोलॉजी निश्चित रूप से अब दिमाग में बैठ गई होगी। हम लोग बात कर रहे हैं आज शेर शाह के प्रशासन को लेकर के। ये जो शेर शाह है, निश्चित रूप से अब हम समझ सकते हैं कि शेर शाह जो है वह दिल्ली सल्तनत और मुगल इन दोनों के बीच कड़ी के रूप में देखने को मिलता है। शेर शाह दिल्ली सल्तनत और मुगल साम्राज्य के बीच कड़ी के रूप में देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि मुगल साम्राज्य की वास्तविक स्थापना अकबर के द्वारा हो रही है। वास्तविक स्थापना अकबर के द्वारा की जा रही है। तो यह सूर साम्राज्य जो है, सूर साम्राज्य दिल्ली सल्तनत और मुगलों के बीच एक कड़ी के रूप में है। यह बात स्पष्ट है। अब जब मुगल और दिल्ली सल्तनत के बीच कड़ी के रूप में है सूर साम्राज्य या फिर शेर शाह, ऐसे में दिमाग में एक बात निश्चित रूप से आ रही होगी। इसका मतलब है कि जो शेर शाह प्रशासन व्यवस्था ला रहा है, लागू कर रहा है, निश्चित रूप से उसमें भी कुछ न कुछ ऐसी बातें होंगी जो यहां से ली जा रही हैं और यहां प्रदान की जा रही हैं। दिल्ली सल्तनत से ली जा रही होंगी और आगे प्रदान की जा रही होंगी, अर्थात अकबर को प्रदान की जा रही होंगी। इसी संदर्भ में एक प्रश्न भी निकल करके आता है कि ये जो शेर शाह है, शेर शाह दिल्ली सल्तनत से कुछ सीखते हैं, दिल्ली सल्तनत से कुछ सीखते हैं और मुगलों को देते हैं, अर्थात अकबर को देते हैं, अकबर को कुछ प्रदान करते हैं। जैसे दिल्ली सल्तनत में अलाउद्दीन खिलजी का नाम आपने सुना हुआ है। अलाउद्दीन खिलजी, दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत अलाउद्दीन खिलजी प्रशासनिक व्यवस्था के निर्माण में अग्रणी भूमिका निभाता है। चाहे वो राजस्व प्रबंधन की बात हो, राजस्व व्यवस्था की बात हो, या सैन्य व्यवस्था की बात हो, साम्राज्य निर्माण की बात हो, अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत के किसी अन्य शासक की तुलना में अग्रणी है। तो दिल्ली सल्तनत की ओर से प्रशासनिक व्यवस्था के निर्माण में अलाउद्दीन खिलजी की सर्वोपरि भूमिका देखने को मिलती है। तो एक प्रश्न बनता है कि शेर शाह ने किससे प्रेरणा ग्रहण की हुई थी? तो शेर शाह प्रेरणा ग्रहण कर रहा है किससे? अलाउद्दीन खिलजी से प्रेरणा ग्रहण कर रहा है। और शेर शाह स्वयं किसके लिए प्रेरणा स्रोत बना? तो प्रेरणा स्रोत स्वयं बन रहा है किसके लिए? अकबर के लिए प्रेरणा स्रोत बन रहा है। शेर शाह का प्रेरणा स्रोत अलाउद्दीन खिलजी, अकबर का प्रेरणा स्रोत शेर शाह। अर्थात एक तथ्य निकल करके आता है, निम्नलिखित में से किसको शेर शाह का पूर्वगामी कहा जाता है? शेर शाह का पूर्वगामी कहा जाता है।
और शेरशाह का अग्रगामी किसे कहा जाता है, प्रश्न यह भी पूछा जाता है। याद करना है, इसी संदर्भ में प्रश्न पूछा जाता है कि शेरशाह ने किससे सीखा और किसको सिखलाया। तो शेरशाह किससे सीख रहे हैं, अलाउद्दीन खिलजी से सीख रहे हैं, तो यह पूर्वगामी हो गया पहले का, और अकबर क्या हो गया, अग्रगामी हो गया। अर्थात इन दोनों के बीच हमारा जो टॉपिक है शेरशाह का प्रशासन, शेरशाह का प्रशासन हमारा टॉपिक है। अगर कभी यह प्रश्न पूछा गया कि शेरशाह के संदर्भ में या शेरशाह के प्रशासन के संदर्भ में उसका अग्रगामी कौन था, अलाउद्दीन खिलजी था। पूर्वगामी कौन, उसका अग्रगामी कौन हो गया, अकबर हो गया। पूर्वगामी कौन था, तो यह अलाउद्दीन खिलजी के संदर्भ में बात स्पष्ट रूप से देखने को हमें मिलती है। उम्मीद करता हूं कि निश्चित रूप से बात क्लियर हो गई होगी। आगे बात को ले चलते हैं। हमारा जो टॉपिक है शेरशाह का प्रशासन, अब सीधे सीधे उस पे आते हैं। शेरशाह का प्रशासन, शेरशाह के प्रशासन में पहली बात निकल करके आती है कि क्या दिल्ली सल्तनत का जो प्रशासन था वही कुछ शेरशाह के प्रशासन में भी देखने को मिलता है, तो उत्तर है हां। दिल्ली सल्तनत के प्रशासन के प्रशासन जैसा ही इसका भी प्रशासन था, किंतु एक बात यहां पे जुड़ जाती है, किंतु इसमें कुछ नए तत्व भी देखने को मिलते हैं, कुछ नए तत्व भी देखने को मिलते हैं। अर्थात शेरशाह के द्वारा जो कुछ प्रशासन स्थापित किया जा रहा है वह दिल्ली सल्तनत से ही लिया गया है, लेकिन दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत जो प्रशासनिक ढांचा था, प्रशासनिक व्यवस्था थी, उसमें कुछ नई बातों को जोड़ने का प्रयास शेरशाह कर रहा है। यही रीजन है कि दिल्ली सल्तनत से चूंकि अधिकांश बातों को सीख रहा है शेरशाह, अलाउद्दीन खिलजी से सीख रहा है बहुत सारी बातें शेरशाह। यही रीजन है कि एक मशहूर इतिहासकार हैं जिन्होंने मुगलों के ऊपर रिसर्च लिखा हुआ है, जिनका नाम है डॉक्टर सतीश चंद्र। इतिहासकार सतीश चंद्र ने कहा, क्या कहा कि ये जो सूर साम्राज्य है, सूर साम्राज्य अर्थात शेरशाह, सूर साम्राज्य दिल्ली सल्तनत का सातत्य है। क्या है, सातत्य अर्थात निरंतरता है। और इसके साथ साथ इन्होंने कहा है कि दिल्ली सल्तनत का चरमोत्कर्ष है, अर्थात चरमोत्कर्ष है। अर्थात सतीश चंद्र के अनुसार शेरशाह का प्रशासन दिल्ली सल्तनत का सातत्य है और चरमोत्कर्ष भी है, कुछ नई और अच्छी बातें उसमें जुड़ जाती हैं। अपने आप में महत्वपूर्ण लाइन है सतीश चंद्र की। अब बात प्रशासन में आगे बढ़ाते हैं। अब जब शेरशाह के प्रशासन की बात हो रही है तो शेरशाह के प्रशासन को कुछ भागों में बांट करके हम पढ़ सकते हैं। शेरशाह के प्रशासन को कुछ भागों में बांट करके हम पढ़ाई कर सकते हैं। ध्यान से देखेंगे, अब यहां से प्रश्न सीधे सीधे परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, ध्यान से देखना है। शेरशाह के प्रशासन को कुछ भागों में बांट करके पढ़ा जा सकता है, जिसमें पहले नंबर पे होगा केंद्रीय प्रशासन। केंद्रीय प्रशासन, केंद्रीय प्रशासन के बाद दूसरे नंबर पे आएगा प्रांतीय प्रशासन। प्रांतीय प्रशासन, तीसरे नंबर पे आएगा जिला प्रशासन। जिला प्रशासन, चौथे नंबर पे आएगा परगना प्रशासन। परगना प्रशासन, पांचवें नंबर पे हम देखेंगे ग्रामीण प्रशासन। छठे नंबर पे यहां पे आएगा सैन्य प्रशासन। सैन्य प्रशासन, सातवें नंबर पे भू राजस्व प्रशासन। भू राजस्व प्रशासन,
और 8वें नंबर पे न्याय प्रशासन। किसी भी समय काल में, चाहे वह हम अकबर के प्रशासन की बात करें, संपूर्ण मुगलों के प्रशासन की बात करें, दिल्ली सल्तनत के प्रशासन की बात करें, मौर्य प्रशासन की बात करें, चोल प्रशासन की बात करें, गुप्त प्रशासन की बात करें, कभी भी किसी भी समय काल के प्रशासन की बात अगर प्रारंभिक परीक्षा में पढ़ी जा रही है या मुख्य परीक्षा के लिए तैयार की जा रही है, तो हमें यह ध्यान में रखना है कि प्रशासन के कौन कौन से अनिवार्य घटक होते हैं, प्रशासन तंत्र के अंतर्गत किन किन तत्वों का समावेश होता है, जिसका डिस्कस हमें करना होता है। अगर आप मुख्य परीक्षा भी दे रहे हैं, पीसीएस की, आईएएस की, और इनमें से किसी एक खंड को आपने छोड़ दिया तो भी आपका उत्तर पूरा नहीं है। जितना लिखा है उसी के आधार पे आपका मूल्यांकन होगा, ठीक है, भले ही बहुत अच्छा लिखा हुआ हो। इन सारे टॉपिक्स पे हमें बात करना है शेरशाह के प्रशासन के अंतर्गत। अब ध्यान से देखते चले जाएंगे बारी बारी से। जब केंद्रीय प्रशासन की बात आती है तो केंद्रीय प्रशासन में पहली बात निकल करके आती है कि भाई केंद्रीय प्रशासन का मतलब क्या है। जैसे आज भारत प्रांतों का समूह है, इतने सारे प्रांत हैं, प्रांतों के अपने अपने सरकारें हैं, प्रांतों के नीचे जिला है, परगना है, निश्चित रूप से हम देखते हैं। प्रांतों का माई बाप कौन है? केंद्र है। तो वैसे ही केंद्रीय प्रशासन यहां भी देखने को मिलता है। केंद्रीय प्रशासन में पहली बात कि जो शेरशाह है, शेरशाह समस्त प्रशासन तंत्र की धुरी है, अर्थात केंद्र बिंदु है। शेरशाह केंद्र बिंदु है, पहली बात। और केंद्रीय प्रशासन के अंतर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण बात कि समस्त प्रशासनिक ढांचे का केंद्र बिंदु अर्थात इन सारी व्यवस्था का अंतिम स्रोत कौन है? शेरशाह है। शेरशाह से ही सारी चीजें निकल करके आ रही हैं इस प्रशासनिक ढांचे में। शेरशाह को केंद्रीय प्रशासन के अंतर्गत, शेरशाह को इसे सहायता करने के लिए, इसे सहायता देने हेतु 4 विभाग थे, 4 विभाग थे। अब याद करना है पहला ही तत्व कि केंद्रीय प्रशासन में, सूर साम्राज्य के केंद्रीय प्रशासन में कुल कितने विभाग थे। तो याद यही कर लेना है कि सूर साम्राज्य के या शेरशाह के केंद्रीय प्रशासन के अंतर्गत कुल 4 विभाग देखने को मिलते हैं। वह विभाग कौन से थे? तो ये जो विभाग है इसमें पहला नाम आता है दीवान ए विजारत, दीवान ए विजारत। दूसरे नंबर पे आता है दीवान ए अर्ज, तीसरे नंबर पे दीवान ए इंशा, और चौथे नंबर पे दीवान ए रसालत, दीवान ए रसालत। ये कुल 4 केंद्रीय प्रशासन के विभाग हो गए। ये है क्या? केंद्रीय प्रशासन की बात हम लोग कर रहे हैं। ये जो दीवान ए विजारत है, यह वित्त से संबंधित सबसे बड़ा जो विभाग होता था वह दीवान ए विजारत होता था। ये जो दीवान ए विजारत विभाग है वित्त से संबंधित, तो एक तथ्य निकल करके आता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक शासक था, निम्नलिखित में से कौन सा एक शासक था जो प्रतिदिन आय व्यय के ब्यौरों का रिकॉर्ड चेक करता था। तो शेरशाह, याद करना है, शेरशाह प्रतिदिन आय और व्यय का ब्यौरा देखता था। याद रहेगा, आसान सा तथ्य है। ये जो दीवान ए अर्ज है यह सैन्य विभाग होता था, जबकि यह जो दीवान ए इंशा है, इंशा का मतलब क्या है? पत्राचार, अर्थात शाही सचिवालय होता था, शाही सचिवालय।
जबकि दीवान ए रसालत क्या होता था, धार्मिक विभाग होता था। तो शेर शाह को केंद्रीय प्रशासन के अंतर्गत यह 4 विभाग उसके निर्णय लेने में, उसके कार्य संपादन में मदद किया करते थे। महत्वपूर्ण तथ्य है, निश्चित रूप से याद हो गया होगा। आगे बढ़े भाई, क्लियर है? जल्दी बताएं। बात करेंगे प्रांतीय प्रशासन की। प्रांतीय प्रशासन, प्रांतीय प्रशासन के अंतर्गत 2 विचार देखने को मिलते हैं। एक विचार इतिहासकारों का यह कहता है कि शेर शाह के समय प्रांत नहीं थे। एक इतिहासकारों का दूसरा वर्ग है जो यह कहता है शेर शाह के समय प्रांत इकाई थी। 2 महत्वपूर्ण यहां पे तथ्य देखने को मिलते हैं। पहला कि डॉक्टर कानूनगो एक इतिहासकार हैं। डॉक्टर कानूनगो एक इतिहासकार हैं। आपको कल क्लास में भी बताया हुआ था, पेड क्लास में बताया हुआ था कि शेर शाह को शेर शाह बनाने वाले 2 प्रमुख लेखक रहे हैं। शेर शाह को आज जितने बड़े महान शब्दों के साथ हम शेर शाह जानते हैं, योग्य शासक के तौर पे जानते हैं, या शेर शाह के बारे में तमाम सारी जो बातें हम जानते हैं, 2 लेखकों की सबसे बड़ी भूमिका रही है। पहली अब्बास खां शेरवानी की। अब्बास खां शेरवानी ने मध्यकाल में तोहफा-ए-अकबर शाही या तारीख-ए शेरशाही नामक जो किताब लिखी, उसमें तमाम सारी बातें शेर शाह से जुड़ी हुई देखने को मिलती हैं। जबकि वर्तमान की अगर बात किया जाए, आधुनिक काल में डॉक्टर कानूनगो ने पूरा रिसर्च लिखा हुआ है शेर शाह के ऊपर। तो अब्बास खां शेरवानी और डॉक्टर कानूनगो जो इतिहासकार हैं, इन दोनों की सबसे अहम भूमिका है शेर शाह को शेर शाह बनाने में। डॉक्टर कानूनगो साहब कहते हैं अपने रिसर्च के आधार पर कि प्रांतों का अस्तित्व नहीं था। प्रांतों का अस्तित्व नहीं था, अर्थात शेर शाह के समय प्रांतों का अस्तित्व नहीं था, ऐसी बात कहते हैं डॉक्टर कानूनगो। जबकि एक दूसरे इतिहासकार हैं जिनका नाम है परमात्मा शरण। इन्होंने जो अपना रिसर्च किया, उस रिसर्च में यह बात निकल करके आई कि प्रांतों का अस्तित्व था। प्रांतों का अस्तित्व था। अब समस्या यह है इन दोनों में से किसे सही माना जाए, प्रांतों का अस्तित्व नहीं था या प्रांतों का अस्तित्व था। इसमें एक बात निकल करके आ रही है कि ये जो डॉक्टर कानूनगो साहब लिख रहे हैं कि प्रांतों का अस्तित्व नहीं था, एग्जैक्ट प्रांतों का अस्तित्व नहीं था इनका मतलब नहीं है। जिस रूप में हम प्रांतों को देखते हैं, प्रांतों में प्रशासनिक ढांचा होता है, प्रशासनिक व्यवस्था होती है, उस रूप में प्रांतों का अस्तित्व नहीं था। प्रांत थे, लेकिन जिस प्रकार से एक व्यवस्थित प्रशासनिक ढांचा प्रांतों में होना चाहिए था, उस रूप में शेर शाह के समय इतना समय नहीं था। शेर शाह सिर्फ और सिर्फ 5 वर्ष तक शासन किया हुआ था, बहुत समय नहीं मिल पाया था। इस वजह से प्रांतीय ढांचे का निर्माण वह नहीं कर पाया था। एक व्यवस्थित प्रशासन तंत्र की नींव प्रांतों में नहीं रख पाया था। डॉक्टर कानूनगो का कुछ इस प्रकार का मतलब था। इसी संदर्भ में बात निकल करके आती है कि प्रांतों का अस्तित्व नहीं था। कंक्लूजन की अगर बात किया जाए इन दोनों संदर्भ में, निष्कर्ष क्या है, तो निष्कर्ष के आधार पे हम कह सकते हैं कि प्रांत अर्थात सूबा, प्रांतों को सूबा कहा जाता था, का अस्तित्व था, लेकिन शेर शाह के पास इतना समय नहीं मिला। शेर शाह को इतना समय नहीं मिला कि शेर शाह कोई व्यवस्थित
शेरशाह ने कोई व्यवस्थित प्रशासनिक ढांचे का निर्माण किया हो, मतलब नहीं किया। प्रांत या सूबा का अस्तित्व तो था, लेकिन शेरशाह ने कोई व्यवस्थित प्रशासनिक ढांचे का निर्माण नहीं किया था। इसी संदर्भ में हम यह समझते हैं कि शेरशाह के समय प्रांतों का अस्तित्व नहीं था। दूसरी महत्वपूर्ण बात एक और देखने को मिलती है। इसके साथ एक और महत्वपूर्ण बात है कि प्रांतों में जो कुछ जानकारी मिलती है, प्रांतों या सूबों में शेरशाह ने क्या किया था? शेरशाह ने एक ही साथ दो सर्वोच्च अधिकारियों की नियुक्ति की थी। सर्वोच्च अधिकारी कहने का मतलब क्या है? प्रांतपति की नियुक्ति की थी। बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है। आप में से शायद किसी को भी यह बात की जानकारी न हो कि शेरशाह ने एक ही साथ किसी एक प्रांत में दो प्रांतपतियों की नियुक्ति की थी। जैसे आजकल राजनीतिक परिस्थिति ऐसी है, जाति व्यवस्था आधारित उत्तर प्रदेश की या देश की राजनीति आज भी हम देख रहे हैं कि राजनीतिक पार्टियां चुनाव जीतने के बाद प्रांतों में दो उप मुख्यमंत्री का चुनाव कर रही हैं। कई बार तो ऐसा भी सुनने को मिलता है कि 5-5 उप मुख्यमंत्री भी हो सकते हैं। वो उनकी राजनीतिक मजबूरी है, सबको साथ में लेकर के चलना है, सबको खुश करना है। आज भी इसके उदाहरण देखने को मिलते हैं वर्तमान काल में भी। लेकिन अगर शेरशाह के प्रांतीय व्यवस्था की बात किया जाए, सूबों की बात किया जाए कि तो शेरशाह ने एक ही समय काल में दो प्रांतिपतियों की नियुक्ति एक ही प्रांत में की हुई थी। और यह कुछ कुषाण काल में कुषाणों के क्षत्रपी व्यवस्था की याद दिलाता है। क्षत्रपी व्यवस्था के जैसे थी, अर्थात शेरशाह के प्रांतीय प्रशासन की तुलना कुषाण काल के क्षत्रपी व्यवस्था से की जा सकती है, क्योंकि कुषाणों के समय काल में भी, याद करेंगे, कुषाणों के समय काल में भी, कनिष्क के समय काल में एक प्रांत में दो क्षत्रपियों की नियुक्ति की जाती थी। तो कुछ कुषाणों के क्षत्रपी व्यवस्था की जैसे थी, जिसमें एक क्षेत्र में दो क्षत्रपों की नियुक्ति की जाती थी। बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है एक तुलना के साथ। तो केंद्रीय प्रशासन की बात हमने किया, प्रांतीय प्रशासन की बात हमने किया। प्रांतीय प्रशासन के अंतर्गत बताया, इतिहासकारों का दो वर्ग है। एक के लीडर है डॉक्टर कानूनगो, कह रहे हैं प्रांतों का अस्तित्व तो नहीं था। परमात्मा शरण कह रहे हैं प्रांतों का अस्तित्व था। निष्कर्ष क्या निकलता है कि प्रांतों अर्थात सूबे का अस्तित्व तो था, लेकिन शेरशाह कोई व्यवस्थित प्रशासनिक ढांचा प्रांतों में नहीं खड़ा कर पाया था। प्रांतों की तुलना में जिला या परगना में एक व्यवस्थित ढांचा मिलता है, लेकिन प्रांतों में एक व्यवस्थित ढांचा नहीं देखने को मिलता है। तो वापस आते हैं, बात शुरू हुई थी केंद्रीय प्रशासन से, प्रांतीय प्रशासन की बात किया, अब जिला प्रशासन पे हम लोग बात करते हैं। जिला प्रशासन, ये जो जिला प्रशासन है, जिला प्रशासन, जिला को सरकार कहा जाता था। क्यों भाई? जिला प्रशासन या फिर सरकार प्रशासन। शेरशाह के समय काल में जो जिले का प्रशासन था, जिला था, उसमें दो प्रमुख अधिकारी देखने को मिलते हैं। दो प्रमुख अधिकारी,
पहला जो था वह शिकदारान कहलाता था, जबकि दूसरा जो था वह मुंसिफान कहलाता था। मुंसिफान कहलाता था। ये किसी जिले में सरकार प्रशासनिक ढांचे में दो सबसे बड़े अधिकारी होते थे। अब ये जो शिकदारान होता था, यह सैन्य व्यवस्था से संबंधित था, या इसको कह लें कानून सुरक्षा से संबंधित यह पद होता था, शिकदारान। जबकि मुंसिफान क्या होता था, तो जिला स्तर की बात हो रही है। मुंसिफान जो होता था यह न्यायिक अधिकारी होता था। कौन होता था? न्यायिक अधिकारी भी होता था, और न्यायिक अधिकारी के साथ साथ राजस्व अधिकारी भी होता था। तो दो सबसे बड़े अधिकारी जिला प्रशासन के अंतर्गत देखने को मिले। पहला शिकदारान और दूसरा मुंसिफान। शिकदारान जिले स्तर पर जो सैन्य टुकड़ी होती थी उसका प्रमुख होता था, और जिले में कानून और सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखना इसकी जिम्मेदारी होती थी। जबकि मुंसिफान जो है वह न्यायिक अधिकारी होता था, और राजस्व से संबंधित जिला स्तर पे सबसे बड़ा अधिकारी भी देखने को मिलता है। अब यहीं पे एक बात निकल करके आ रही है जिला प्रशासन के अंतर्गत। जिला स्तर की अगर बात होती है तो ध्यान में रखना है एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कि शेर शाह के प्रशासन का आदर्श जो था वह बंगाल था। बंगाल में जैसी व्यवस्था शेर शाह ने बनाई हुई थी, कमोबेश वैसी ही सारी की सारी व्यवस्था अन्य क्षेत्रों में भी देखने को मिलती है। यही रीजन है कि कहा जाता है कि शेर शाह के प्रशासन का आदर्श बंगाल था। बंगाल में जैसी व्यवस्था शेर शाह ने बनाई हुई थी, कमोबेश वैसी ही व्यवस्था अन्य क्षेत्रों में भी देखने को मिलती है। तो शेर शाह के प्रशासन का आदर्श बंगाल था। बंगाल को लेकर के कुछ बात निकल करके आती है। डॉक्टर कानूनगो और आधुनिक शोध क्या कहते हैं बंगाल को लेकर के, दो अलग अलग मंतव्य देखने को मिलते हैं। डॉक्टर कानूनगो जिन्होंने रिसर्च लिखा हुआ है, डॉक्टर कानूनगो क्या कहते हैं? डॉक्टर कानूनगो कहते हैं कि बंगाल में 19 सरकार थी, जबकि संपूर्ण साम्राज्य में 47 सरकार थी। ये बात कौन कह रहा है? डॉक्टर कानूनगो कह रहे हैं। बड़ी महत्वपूर्ण बात है भाई। डॉक्टर कानूनगो एक इतिहासकार जिन्होंने रिसर्च लिखा, बंगाल में 19 सरकार थी, अर्थात 19 जिले थे, जबकि शेर शाह के संपूर्ण साम्राज्य में 47 सरकारें थी, 47 जिले थे। ऐसी बात कानूनगो लिख रहे हैं। जबकि आधुनिक शोध क्या कहते हैं? आधुनिक शोध कहते हैं, यही आपको उत्तर लगाना है जो रिसेंट के रिसर्च निकल करके आए हैं। आधुनिक शोध क्या कहता है? आधुनिक शोध कहता है कि अकेले बंगाल में कितनी 47 सरकारें थी। बात ठीक उल्टी हो गई। कानूनगो कह रहे हैं संपूर्ण साम्राज्य में 47 सरकारें थी, जबकि आधुनिक शोध क्या कहते हैं? अकेले बंगाल में 47 सरकारें थी। याद रखना है, महत्वपूर्ण तथ्य है।
अकेले बंगाल में 47 सरकारों का अस्तित्व था। तो ये बात हुई सरकार प्रशासन के अंतर्गत, अर्थात जिला प्रशासन की बात हुई। जिला प्रशासन के बाद हम लोग बात करेंगे परगना। ये जो परगना है, परगना को क्या कहा जाता था? तो परगना को शिक कहा जाता था। क्या कहा जाता था? शिक कहा जाता था। तो परगना प्रशासन या फिर शिक प्रशासन एक ही बात है। परगना स्तर पर कुछ खास अधिकारी होते थे राज्य की ओर से। इसमें एक होता था शिकदार, एक होता था मुंसिफ, और इसी को आमिल भी कहा जाता था। तीसरे नंबर पे होता था फौतदार, और चौथे नंबर पे कारकून। परगना स्तर पे ये 4 सबसे प्रमुख अधिकारी देखने को मिलते हैं। शिकदार, जैसे हमने जिला स्तर पे देखा शिकदार ए शिकदारान जिला प्रशासन में देखा, तो वैसे ही यहां पे शिकदार, कॉमन सेंस आप लगा सकते हैं कि परगना स्तर पे यह जो शिकदार है वह परगना की सुरक्षा से संबंधित सबसे बड़ा अधिकारी रहा होगा। ये जो मुंसिफ है, जिसको आमिल भी कहा जाता है, अब यह दीवानी और फौजदारी दोनों प्रकार के मामलों से संबंधित न्यायिक अधिकारी नहीं है। यह दीवानी मामलों का, परगना स्तर पे दीवानी मामलों का न्यायाधीश भी है। दीवानी मामले से ही जुड़ा हुआ है भू राजस्व वसूली से संबंधित सबसे बड़ा अधिकारी है परगना स्तर पे। फौतदार क्या होता था? याद करना है सीधे सीधे। फौतदार होता था खजांची। क्या होता था? खजांची। जबकि कारकून एक नहीं बल्कि परगना में 2 होते थे। कितने? कारकूनों की संख्या कितनी होती थी? 2 कारकून होते थे परगना स्तर पे सूर्य प्रशासन के अंतर्गत। और ये जो 2 कारकून होते थे परगना स्तर पे, इनका कार्य क्या होता था? तो ये होते थे लिपिक, अर्थात ब्यौरा या रिकॉर्ड लिखने वाले, रखने वाले। ब्यौरा या रिकॉर्ड, या इसी को कहते हैं अभिलेख रखने वाले। ये परगना स्तर की बात हुई। 4 सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी देखने को मिलते हैं, शिकदार, मुंसिफ या आमिल, फौजदार और 2 कारकुन। क्लियर है बात भाई? परगना प्रशासन के बाद अगला टॉपिक है यहां पे ग्रामीण प्रशासन, ग्राम प्रशासन। ये जो ग्रामीण प्रशासन है, प्रशासन की सबसे निचली इकाई हो गई, सबसे छोटी इकाई हो गई, पहली बात। दूसरी बात कि ग्रामीण प्रशासन में 2 मुख्य अधिकारी देखने को मिलते हैं। 2 मुख्य अधिकारी। जो पहला है वह है मुकद्दम। ये मुकद्दम है, यह गांव का मुखिया होता था। कौन? मुखिया होता था। और दूसरा जो होता था वह होता था पटवारी। मुकद्दम और पटवारी। मुकद्दम का दायित्व क्या होता था? गांव की सुरक्षा से संबंधित इसका दायित्व होता था, जबकि लेखा से संबंधित जिम्मेदारी किसके पास थी गांव की? वह पटवारी के पास थी। गांव प्रशासन के अंतर्गत या सबसे निचले स्थानीय प्रशासन की अगर बात किया जाए
तो यहां पे कुछ बातें नोट करने लायक देखने को मिलती हैं। आपको नहीं जानकारी होगी कि शेर शाह ने स्थानीय उत्तरदायित्व के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। निश्चित रूप से आपको नहीं पता होगा, प्रतिपादन किया था। स्थानीय उत्तरदायित्व के सिद्धांत, स्थानीय उत्तरदायित्व के सिद्धांत का प्रतिपादन किया हुआ था शेरशाह ने। यह क्या है? अगर स्थानीय स्तर पे अब कोई भी व्यापारी है, एक स्थान से दूसरे स्थान पे जा रहा है, गांव-गांव होते हुए ही तो जाएगा। आज भी हम बंगाल से लखनऊ जा रहे हैं, लखनऊ से दिल्ली जा रहे हैं, तो निश्चित रूप से दो शहरों के बीच में अनेक सारे गांव होंगे ना। तो शेरशाह ने इस संदर्भ में स्थानीय उत्तरदायित्व के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, जिसका मतलब है कि अगर कोई व्यापारी को लूट लिया जाता है तो लूटने वाले मिल रहे हैं तो अच्छी बात है, और नहीं मिल रहे हैं तो उनके स्थान पर उस सुरक्षा की जिम्मेदारी किसके ऊपर थी? इन लोगों के पास थी, इन गांव के जमींदारों के ऊपर थी। अगर चोर उचक्के वो डाकू नहीं मिल रहे हैं तो इन लोगों को ही चोर डाकुओं के जैसे दंडित किया जाता था। यही स्थानीय उत्तरदायित्व का सिद्धांत है। अर्थात कहीं कोई असुरक्षा की बात आ जाती है तो जिसके क्षेत्र में वह कोई घटना हो रही है, उस क्षेत्र के मुकद्दम या मुखिया को ही, जमींदार को ही दंडित किया जाता था। यही स्थानीय उत्तरदायित्व का सिद्धांत है। और आज उत्तर प्रदेश में तमाम बार हम यह खबरें पढ़ते हैं, देखते हैं। पहले भी ऐसा होना चाहिए था, पहले भी ऐसा होता था, लेकिन उतनी प्रमुखता नहीं दी जाती थी। लेकिन आजकल योगी सरकार में, उत्तर प्रदेश में निश्चित रूप से इस बात पर जोर दिया जाता है कि जिस जिले में कोई घटना हो रही है तो सस्पेंड करने की कवायद होती है एसपी और डीएम को। यही स्थानीय उत्तरदायित्व का सिद्धांत है कि जिस क्षेत्र में, जिसके क्षेत्र में, जिस अधिकारी के क्षेत्र में कोई घटना हो रही है, उस क्षेत्र में वो घटना क्यों हुई, जबकि जिम्मेदारी उस क्षेत्र के अधिकारी की थी, तो उसको सस्पेंड किया जाता है। वैसे ही शेरशाह ने भी स्थानीय उत्तरदायित्व का सिद्धांत प्रतिपादित किया हुआ था। उम्मीद करता हूं बात अच्छे से समझ में आ रही होगी। आगे बात करते हैं। ये स्थानीय उत्तरदायित्व का सिद्धांत ऐसा था शेरशाह के समय कि जो लेखक रहे अब्बास खां शेरवानी ने एक बात कही इसी संदर्भ में कि शेरशाह के साम्राज्य में कोई बूढ़ी औरत रात के अंधेरे में सर पर सोने के आभूषण लेकर सुरक्षित इधर उधर जा सकती थी। यह बात अब्बास खां शेरवानी कह रहे हैं शेरशाह के इस स्थानीय उत्तरदायित्व सिद्धांत के अंतर्गत। यह बात तो निश्चित रूप से आपने पढ़ी होगी। शेरशाह के प्रशासन को लेकर के कोई बूढ़ी औरत रात में अकेले निकल सकती थी, सर पे कुछ भी लेकर के। कौन कह रहा है, याद कर लेना है, अब्बास खां शेरवानी। ऐसी ही बात
निजामुद्दीन अहमद भी अपनी किताब में कह रहे हैं, निजामुद्दीन भी अपनी किताब में ऐसी ही बात कह रहे हैं। और डॉक्टर कानून गो क्या कह रहे हैं कि शेरशाह ने एक ऐसी व्यवस्था का निर्माण किया जिसमें चोर और डाकू भी क्या हो गए, चोर और डाकू भी शांति के संरक्षक बन गए। ऐसी बात कौन कह रहा है? कानूनगो साहब कह रहे हैं शेरशाह के स्थानीय प्रशासन के संदर्भ में। उम्मीद करता हूं बात समझ में आ रही होगी। अब बात को ले चलते हैं आगे थोड़ा सा। इसके आगे बात हमारी थी सैन्य प्रशासन को लेकर के। सैन्य प्रशासन की बात करें तो आपको निश्चित रूप से यह जानकारी होगी कि अलाउद्दीन खिलजी से प्रेरणा लिया हुआ था शेरशाह सूरी ने। तो निश्चित रूप से अलाउद्दीन खिलजी की तमाम सारी बातें सैन्य प्रशासन में शेरशाह के निश्चित रूप से देखने को मिलेंगी। तो पहली बात निकल करके आती है, सैन्य प्रशासन के क्षेत्र में अलाउद्दीन खिलजी की नीति को लागू किया शेरशाह ने। जैसे एग्जाम्पल में अगर देखें, एक बड़ी सेना का गठन किया। शेरशाह ने एक बड़ी सेना का गठन किया, अलाउद्दीन खिलजी ने भी किया था। न सिर्फ बड़ी सेना का गठन किया बल्कि दाग और हुलिया प्रथा को भी अपनाया। इसके अलावा सैनिकों को नगद वेतन भी दिया। लेकिन यहां पे एक बात अब थोड़ी सी हट करके देखने को मिलेगी, क्या कि सैनिकों को नगद वेतन दिया है किंतु अधिकारियों को नगद वेतन नहीं दे रहा है, बल्कि अधिकारियों को जागीर के रूप में वेतन दे रहा है। जागीर के रूप में वेतन दिया जा रहा है, यह याद रखना है, महत्वपूर्ण तथ्य है। एक बड़ी सेना का भर्ती कर रहा है, दाग और हुलिया प्रथा अपना रहा है, सैनिकों को नगद वेतन दे रहा है, लेकिन अधिकारियों को नगद नहीं बल्कि जागीर के रूप में वेतन दे रहा है। एक और महत्वपूर्ण बात कि ये जो तमाम सैनिकों की भर्ती किया तो कुल कितने टुकड़ों में उनको अलग अलग कंपनी में बांट करके रखा हुआ था। तो समस्त सैनिकों को 16 छावनियों में, कितने 16 छावनियों में विभाजित किया था। एक और महत्वपूर्ण बात, शेरशाह के समय मुख्य सेनापति कौन था? तो इसका नाम ध्यान से याद कर लेंगे, बंगाल का रहने वाला था और हिंदू था, जिसका नाम था ब्रह्मजीत गौड़ नाम का एक व्यक्ति था, जो कि शेरशाह की सेना का सेनापति था। और एक महत्वपूर्ण बात कि शेरशाह ने सेना में लंगर व्यवस्था की शुरुआत की थी, लंगर व्यवस्था आरंभ किया था। यह क्या है? जहां जहां पर सेना की टुकड़ी है, जहां पर सेना की टुकड़ी है, वहां लंगर की शुरुआत की थी। क्यों शुरू किया हुआ था? जो गरीब लोग हैं, जो अपाहिज लोग हैं, अपाहिजों को मुफ्त भोजन कराने के उद्देश्य से
लंगर व्यवस्था, सैनिकों के नियंत्रण में लंगर व्यवस्था की शुरुआत किया हुआ था शेरशाह सूरी। यह इसके सैन्य व्यवस्था की कुछ खास बातें देखने को मिलती हैं। तमाम सारी बातें आप जानते होंगे और तमाम सारी नई बातों की जानकारी आपको मेरे द्वारा उपलब्ध कराई जा रही है, निश्चित रूप से बहुत ही काम की है। आगे बात को ले चलते हैं। यहां पे हमने बात कर लिया केंद्रीय प्रशासन से लेकर के हमने बात किया सैन्य प्रशासन की खास बातों तक। हम लोग बात करेंगे भू राजस्व प्रशासन को लेकर के, बहुत ही महत्वपूर्ण है और लगातार यहां से प्रश्न बनते हैं। भू राजस्व प्रशासन, बात करेंगे भू राजस्व प्रशासन को लेकर के। भू राजस्व प्रशासन ध्यान से देखेंगे। भू राजस्व प्रशासन, पहली बात निकल करके आती है कि ये जो शेरशाह हैं, तो शेरशाह के भू राजस्व का स्वरूप कैसा था? क्या यह रैयतवाड़ी थी, महालवाड़ी थी, जमींदारी थी, कैसी थी यह व्यवस्था? तो पहली बात कि शेरशाह की भू राजस्व व्यवस्था रैयतवाड़ी प्रकार की थी। कैसी थी? रैयतवाड़ी प्रकार की थी, अर्थात किसानों से सीधे राज्य का संपर्क था। किसान सीधे राजकोष में पैसा जमा करते थे। किसान अपने अपने भूमि पर खेती करते थे और सीधे अपने भूमि का राजस्व राज्य के राजकोष में जमा करते थे। यहीं पे अब बात निकल करके आती है, रैयतवाड़ी थी तो किसान क्या भूमि के मालिक थे या नहीं थे? तो याद करना है कि शेरशाह के प्रशासन के अंतर्गत भूमि का स्वामी राज्य है। कौन है? भूमि का मालिक राज्य है, लेकिन राज्य किसानों को पट्टा जारी कर रहा है। पट्टा एवं कबूलियत, यह व्यवस्था उपलब्ध करा रहा है किसानों को। कबूलियत, पट्टा और कबूलियत, लगातार यहां से प्रश्न पूछे गए हैं। शेरशाह की भू राजस्व व्यवस्था कैसी थी? रैयतवाड़ी थी, अर्थात किसान सीधे राज्य के टच में थे, मध्यस्थ कोई नहीं था। राज्य और किसान सीधे आपसी संपर्क में जुड़े हुए थे। कैसे? तो शेरशाह ने पट्टा और कबूलियत व्यवस्था की शुरुआत की थी। शेरशाह इस व्यवस्था को शुरू करने वाला प्रथम शासक था। प्रथम शासक था शेरशाह। क्या था ये जो पट्टा है, यह राज्य की ओर से यह पट्टा और कबूलियत बेसिकली अगर एक शब्द में कहा जाए क्या है, तो किसान और राज्य के बीच, किसान और राज्य के बीच क्या है? एक समझौता है, के बीच समझौता है। पट्टा और कबूलियत एक शब्द में कहा जाए तो एक समझौता है। पट्टा और कबूलियत क्या है? एक शब्द में समझौता है, एक वाक्य में किसान और राज्य के बीच समझौता है। कैसे? पट्टा जो है राज्य की ओर से किसानों को उपलब्ध कराया जा रहा है, किसानों को उपलब्ध कराया जा रहा है। पट्टा क्या है ये? इसमें जिस भूमि का मालिकाना सौंपा जा रहा है किसी किसान को, उस भूमि का रिकॉर्ड, जो कृषक है उसका रिकॉर्ड, कृषक का रिकॉर्ड, और जितना भू राजस्व देना है, जितना भू राजस्व देना है उसका रिकॉर्ड लिखा जाता था। जब किसी किसान को पट्टा दिया जा रहा है तो पट्टा क्या है? एक कागज है, एक कागज है, समझौते का कागज है, समझौते का
कागज है जिस पर भूमि का रिकॉर्ड, कहां किस क्षेत्र की भूमि है, कितना आकार है उसका, कौन सा व्यक्ति खेती कर रहा है, किसान का नाम क्या है, और उस भूमि से किसान को कितना राजस्व देना है प्रत्येक वर्ष, यह रिकॉर्ड लिखा होता था। तो यह एक कागज है समझौते का, किसकी ओर से? जो राज्य की ओर से किसानों को उपलब्ध कराया जा रहा है पट्टा। जबकि कबूलियत क्या है? कबूलियत किसान की ओर से पट्टा है, राज्य की ओर से, जबकि किसान की ओर से क्या है? स्वीकारोक्ति है, स्वीकारोक्ति है पट्टे की। अर्थात पट्टे में जो बातें लिखी हुई हैं, सारी बातें सही लिखी हुई हैं, लास्ट में जो सिग्नेचर कराया जाता है किसी कागज पे, बैंक में भी जा रहे हैं, कुछ फॉर्म भर रहे हैं, तो लास्ट में जो सिग्नेचर कराया जाता है वही कबूलियत है कि हमें सारी चीजें, टर्म्स एंड कंडीशंस, एवरीथिंग इज ओके, हमें सब कुछ मंजूर है। तो यही कबूलियत, मंजूरी है किसान की कि जो बात पट्टे पर लिखी हुई है वह हमें मंजूर है। तो कबूलियत किसान की ओर से राज्य को स्वीकारोक्ति दी जा रही है, जबकि पट्टा राज्य की ओर से किसानों को उपलब्ध कराया जा रहा है। बात आगे ले चलते हैं। तो भू राजस्व प्रशासन में पहली बात देखा हमने कि रैयतवाड़ी प्रकार की यह व्यवस्था थी, जिसमें पट्टा और कबूलियत की व्यवस्था आरंभ की गई थी शेरशाह के द्वारा सबसे पहले। क्लियर है बात? अब दूसरी बात कि यह जो पट्टा और कबूलियत हम देख रहे हैं, या रैयतवाड़ी व्यवस्था हम देख रहे हैं, दूसरी बात इसमें कि भू राजस्व का निर्धारण जो है, भू राजस्व का निर्धारण, भू राजस्व का निर्धारण पैमाइश के आधार पर होता था। पैमाइश अर्थात नाप जोख के आधार पर होता था। पहली बात, ये जो पैमाइश नाप जोख के आधार पर होता था, भू राजस्व का निर्धारण, तो पैमाइश कैसे होता था? तो याद करेंगे, गज ए सिकंदरी का प्रयोग किया जा रहा है। किसका? गज ए सिकंदरी का प्रयोग किया जा रहा है, एक बात। जरीब का प्रयोग किया जा रहा है, दूसरी बात। यह यंत्र हो गया और ये मापन की इकाई हो गई, किलोमीटर वाली इकाई हो गई। और यह यंत्र हो गया वो रस्सी जो है जिससे मापन करना है। तो पैमाइश की जा रही है, जिसमें दो बातें ध्यान में रखनी है, गज ए सिकंदरी और जरीब के माध्यम से भूमि की नाप जोख की जा रही है। उसके बाद भू राजस्व वसूलने की प्रक्रिया हो रही है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, यह जो भू राजस्व का निर्धारण है, तो सामान्यतः कितना प्रतिशत भू राजस्व वसूला जाता था? 33% वसूला जाता था। कितना? कुल उत्पादन का 1/3 भाग किसान टैक्स देते थे, भू राजस्व दिया करते थे। कितना? 1/3 भाग। लेकिन यहां पे एक अपवाद देखने को मिलता है, कल क्लास में भी बताया था, अपवाद देखने को मिलता है। मुल्तान का क्षेत्र, मुल्तान में 25% भू राजस्व शेरशाह वसूल कर रहा था। मुल्तान क्षेत्र से 25% भू राजस्व वसूल कर रहा था शेरशाह, जबकि अन्य स्थानों पर 33% भू राजस्व वसूल किया जा रहा था। यह जो भूमि की पैमाइश के आधार पर, जिसमें गजे सिकंदरी और जरीब का प्रयोग किया जा रहा है, पैमाइश के बाद ही भू राजस्व की वसूली हो रही है, लेकिन इसमें भी अपवाद देखने को मिलता है। अपवाद याद रखना है, महत्वपूर्ण तथ्य है। अर्थात ये जो मुल्तान था, मालवा था, राजस्थान था और पश्चिमी पंजाब था। पश्चिमी पंजाब के क्षेत्रों में
के क्षेत्रों में पैमाइश के आधार पर भू राजस्व की वसूली नहीं होती थी। पैमाइश के बाद भू राजस्व की वसूली नहीं होती थी, बल्कि इन क्षेत्रों में भू राजस्व कैसे वसूला जाता था? इन क्षेत्रों में भू राजस्व की जो पद्धति थी वह पद्धति बटाई पद्धति के रूप में जानी जाती थी। बटाई अर्थात कनकूत पद्धति के रूप में जानी जाती थी। अर्थात फसल लहलहा रही है, खड़ी है, और 1/3 भाग जाकर के बांट लिया सरकारी कर्मचारियों ने, यही बटाई पद्धति होती है। जबकि भू राजस्व की वसूली जो पैमाइश के आधार पर हो रही है, तो पहले उसमें क्या हो रहा है? लगान का निर्धारण है 33%। सरकारी कर्मचारी गए, भूमि की माप किया, रिकॉर्ड निकल कर क्या गया कि इस क्षेत्र में कितना फसल हुआ है और राज्य को कितना पैसा जाएगा। अब भूमि की पैमाइश में एक खास बात देखने को मिलती है। लगान अर्थात भू राजस्व नगद रूप में भी हो सकता है और जिन्स रूप में भी हो सकता है। तो दो प्रकार की व्यवस्था, शेरशाह के भू राजस्व व्यवस्था में दो प्रकार की व्यवस्था देखने को मिलती है। एक, कुछ क्षेत्रों में बटाई या कनकूत पद्धति भी थी, जिसमें मुल्तान निश्चित रूप से आपको याद रखना है। मुल्तान निश्चित रूप से याद रखना है। मुल्तान के अलावा मालवा, राजस्थान और पश्चिमी पंजाब क्षेत्र में भूमि की पैमाइश नहीं होती थी। पैमाइश के बाद भू राजस्व की वसूली नहीं होती थी, बल्कि इन क्षेत्रों में, विशेष रूप से मुल्तान क्षेत्र में, बटाई पद्धति या कनकूत पद्धति प्रचलन में थी। याद रहेगा भाई। बात आगे ले चलते हैं। अब कभी अगर एक प्रश्न पूछा गया कि शेरशाह भूमि की पैमाइश करा रहा है, नाप जोख करा रहा है, तो लगातार आपने देखा होगा एक प्रश्न बनता है चोलों के संदर्भ में, फिर फिरोज शाह तुगलक के संदर्भ में भी प्रश्न बनता है कि राज्य की वास्तविक आय कितनी थी। फिरोज शाह तुगलक के समय काल में 3 करोड़ 6 करोड़ 75 लाख टन का ख्वाजा हिसामुद्दीन को नियुक्त किया हुआ था। वैसे ही चोलों के प्रशासन में हम पढ़ते हैं कि चोलों के समय काल में कौन कौन से चोल राजा थे जिन्होंने भूमि का सर्वेक्षण कराया हुआ था, भूमि की माप कराई हुई थी। तो राज प्रथम, राजेंद्र प्रथम और कुलोत्तुंग प्रथम का नाम आता है। 3 चोल राजा थे जिन्होंने भूमि का सर्वेक्षण कराया हुआ था, भूमि की मापन कराई हुई थी। वैसे ही यहां भी एक प्रश्न निकल करके आता है कि भूमि की पैमाइश करा रहा है, तो किसको नियुक्त किया हुआ था शेरशाह? किसको नियुक्त किया था? याद रखना है, नाम था अहमद खां। अहमद खां के द्वारा भूमि सर्वेक्षण या कह सकते हैं माप कराया था शेरशाह सूरी ने। भूमि पैमाइश के संदर्भ में अहमद खां का नाम आता है, याद रहेगा, अहमद खां। कुछ और बात, बहुत ही काम की बात, निश्चित रूप से आपको जानकारी नहीं होगी। कुछ और बात, जब भूमि पैमाइश की बात हो रही है तो याद रखना है कुछ बातें अकबर इनसे सीखा हुआ था। जैसे पैमाइश के समय इस बात का ध्यान रखा जाता था, पैमाइश के समय ध्यान रखा जाता था, किन बातों का ध्यान रखा जाता था? किन बातों का
दो बातें। पहली यह कि क्षेत्र कैसा है, क्षेत्र कैसा है, क्षेत्र कैसा है में दो बातें। ये सारी ऐसी बातें हैं आपको निश्चित रूप से पता होनी चाहिए। नाबुद प्रकार का क्षेत्र है या बुध प्रकार का क्षेत्र है, नाबुद प्रकार का क्षेत्र है या बुध प्रकार का क्षेत्र है। शायद आप में से अधिकांश लोग नहीं जानते होंगे। नाबुद और बुध प्रकार में कैसा क्षेत्र है, इस बात का ध्यान रखा जाता था। तो याद रखेंगे, कॉमन सेंस है, आप समझ सकते हैं। बुध का मतलब उपजाऊ और नाबुद का मतलब बंजर, इस बात का ध्यान रखा जाता था। अब बंजर भूमि है, वहां उत्पादन तो होगा नहीं। अगर उत्पादन कराने का प्रयास भी किया गया तो फसल सूख जाएगी, भूमि उर्वर नहीं है। अब यह जो बुध अर्थात उपजाऊ भूमि है, इसका विभाजन 3 भाग में किया जाता था। पहला उत्तम बुध है या मध्यम बुध है या निम्न बुध है। इन कोटियों में भूमि का बंटवारा किया जाता था। पहले तो नाबुद भूमि है या बुध भूमि है। नाबुद है तो बात खत्म, और बुध है तो यह उत्तम कोटि का है या मध्यम कोटि का है या निम्न कोटि का है। यह बंटवारा हो गया भूमि का पैमाइश के बाद। फिर इस उत्तम कोटि की भूमि से 33% जो हमने ऊपर देखा वह भू राजस्व वसूला जा रहा है। लेकिन ध्यान में रखना है, उत्तम कोटि से भी 33%, मध्यम कोटि से भी 33% और निम्न कोटि से भी 33% भू राजस्व वसूला जा रहा है। अर्थात अलग अलग उर्वरता लिए हुए भूमि में अलग अलग टैक्सेशन रेट नहीं देखने को मिलता है। टैक्स की दर हर प्रकार की भूमि में वही 33% थी। प्लस तो ये जो हमने देखा कि भू राजस्व की दर कितनी थी, तो भू राजस्व की दर जो थी वह थी 33%। लेकिन कुछ और बातें हैं, लेकिन कुछ अन्य टैक्स भी वसूले जाते थे। जैसे 33% तो हो गया यह भू राजस्व। अब ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे, पेपर में आएगा यही लगाना है। लेकिन पेपर में दूसरे प्रकार का भी प्रश्न पूछा हुआ है। प्लस 2.5% जरीबाना वसूल किया जाता था। जरीबाना याद रखना है, यह जरीबाना कितना होता था? 2.5%। यह जरीबाना क्या है? जरीब जो यंत्र बताया था ना, वो रस्सी जिससे भूमि की माप कराई जाती थी, उसके बाद ही तो भू राजस्व वसूला जा रहा है। तो पहले माप कराई जा रही है जिसमें जरीब का प्रयोग हो रहा है, तो भूमि माप के संदर्भ में 2.5% क्या वसूला जा रहा है? मुहसिलाना वसूला जा रहा है। यह क्या है? जो राजस्व वसूलने के लिए अधिकारी जा रहे हैं, तो राजस्व वसूली के संदर्भ में मुहसिलाना 5% वसूल किया जा रहा है। तो यह वास्तव में देखा जाए तो कितना हो जा रहा है भाई? 33%, 2.5% और 5%। तो यह लगभग कितना जा रहा है? लगभग 40% जा रहा है। आपने शेरशाह की बात तो ये देखी, शिवाजी भी जब हम लोग पढ़ रहे थे तो शिवाजी के प्रशासन में भी हमने यह बात देखी थी
कि सामान्यतः 33% ही था, लेकिन कुछ अन्य टैक्स भी वसूले जाते थे चुंगी शुल्क आदि के रूप में। तो शिवाजी ने एक बार में ही वो जो स्थानीय स्तर पे टैक्स चुंगी शुल्क वसूले जाते उसको समाप्त कर दिया और टैक्स की दर ही 33% से बढ़ा करके कितना कर दिया था, 40 कर दिया था। तो शिवाजी ने बेबाकी से सीधे सीधे वो काम कर दिया। लेकिन यहां पे ये सब क्या है, ये सब हिडन टैक्स के रूप में देखने को मिलते हैं और सबको अगर जोड़ दिया जाए तो लगभग 40% यहां भी देखने को मिलता है। न सिर्फ इतना बल्कि इसमें 2.5% एक और टैक्स वसूल करते थे शेरशाह, आकस्मिक आपदा शुल्क। और यह जो आकस्मिक आपदा शुल्क होता था वह दुर्भिक्ष, अकाल आदि के संदर्भ में वसूल किया जाता था और यह अनाज के रूप में ही होता था, आकस्मिक आपदा शुल्क जो होता था अनाज के रूप में ही होता था। जबकि ये जो हमने देखा, ये जो भू राजस्व है 33%, ये जो जरीमाना है 2.5% और मोसिलाना है 5%, ये नगद भी संभव था एंड जिन्स रूप में भी संभव था, अर्थात अनाज के रूप में भी यह वसूली होती थी। तो ये कुछ टैक्सेशन व्यवस्था देखने को मिलती है शेरशाह की, जिसमें भू राजस्व हो गया, जरीमाना हो गया, महसिलाना हो गया 5%, इसके अलावा 2.5% आकस्मिक आपदा शुल्क जो कि अनाज के रूप में होता था। चलते चलते 2 मिनट की और बहुत ही खास बात अब बताने जा रहे हैं, निश्चित रूप से आप में से किसी को भी नहीं पता होगा। ये जो भू राजस्व का ब्यौरा होता था, भू राजस्व का जो रिकॉर्ड होता था, अर्थात ब्यौरा किन किन भाषाओं में होता था, बहुत ही महत्वपूर्ण बात। ये जो भू राजस्व का ब्यौरा होता था, याद रखना है, यह फारसी भाषा में भी लिखा जाता था, फारसी भाषा के साथ साथ हिंदवी भाषा में भी होता था, भाषा में भी देखने को मिलता है। बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है, आज तक किसी परीक्षा में प्रश्न नहीं पूछा हुआ है, आज तक यह प्रश्न परीक्षा में किसी भी नहीं पूछा हुआ है और आने वाले दिनों में कभी भी यह प्रश्न आपको परीक्षा में देखने को मिलेगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। हिंदी अर्थात हिंदवी, अमीर खुसरो बलबन के समय काल में, अलाउद्दीन खिलजी के समय काल में, वहां से इस हिंदवी की शुरुआत हो रही है और हिंदी भाषा का प्रथम प्रयोग सरकारी रिकॉर्ड में शेरशाह के समय काल में देखने को मिलता है। अब यहीं पे एक बात निकल करके आती है कि शेरशाह प्रथम शासक था, शेरशाह प्रथम शासक था जिसने हिंदवी को सर्वप्रथम अर्ध सरकारी भाषा का दर्जा दिया था, सरकारी भाषा का दर्जा दिया हुआ था। बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है, याद करेंगे। फारसी भाषा के साथ साथ हिंदवी भाषा में भी भू राजस्व के या भूमि के समस्त ब्यौरे लिखे जाते थे, अर्थात यह जो ब्यौरे लिखे जा रहे हैं वह द्विभाषीय ब्यौरे हैं, द्विभाषीय लिखित ब्यौरे हैं। ये द्विभाषीय, इस प्रकार का शब्द हमने
अशोक के अभिलेख में पढ़ा हुआ था। द्विभाषीय लिखित यह रिकॉर्ड किस किस भाषा में, फारसी और हिंदवी भाषा में फर्स्ट टाइम हिंदवी भाषा का प्रयोग अर्ध सरकारी भाषा के रूप में कौन कर रहा है? शेरशाह अर्थात सूर प्रशासन में देखने को मिल रहा है। हालांकि बाद में चल करके बाद में अकबर ने हिंदवी के प्रयोग को प्रतिबंधित कर दिया था। हिंदवी के प्रयोग को प्रतिबंधित कर दिया था, अर्थात सिर्फ और सिर्फ अकबर के समय काल में फारसी भाषा, चूंकि राजभाषा थी मुगलों की, तो सिर्फ फारसी भाषा में ही रिकॉर्ड रखे जा रहे थे, जबकि शेरशाह या सूर काल में 1540 से 1555 15 वर्ष ये सूर साम्राज्य के काल में हिंदवी भाषा में फारसी भाषा के साथ ही सरकारी रिकॉर्ड लिखे जाते थे। क्लियर है बात भाई? क्लियर है? एक लास्ट तथ्य, ये जो भू राजस्व रिकॉर्ड दो भाषाओं में एक साथ लिखे जा रहे हैं, यह जो रिकॉर्ड होता था, जो कि दो भाषाओं में लिखा जाता था, इस रिकॉर्ड को क्या कहा जाता था? बस लास्ट एक तथ्य, कागज ए खाम कहा जाता था। कागज ए खाम कहा जाता था। जो दो भाषाओं में यह रिकॉर्ड लिखा जाता था उसे कागज ए खाम कहा जाता था। यहां बात जाकर के आज हम समाप्त कर रहे हैं। उम्मीद करता हूं बात अच्छे से समझ में आई होगी।